रामविलास अपने खेत में बैठा हुआ फसल को निहार रहा था। खेत में कुछ किसान काम कर रहे थे। अरे हरिया, सुना है कि तेरे घर में कुछ दिनों के बाद में तेरी पुत्री की शादी होने वाली है। हाँ मालिक, सही कहा आपने। मैं आज ही आपको निमंत्रण पत्र देने वाला था। सुन, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बता देना, क्योंकि तेरी पुत्री मेरी पुत्री के समान है। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं सेठ जी। तभी वहाँ गांव का मुखिया दौड़ते हुए रामविलास के पास आ पहुँचा। अरे जल्दी चलो रामविलास, तुम्हारी पत्नी सुनीता को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है, जल्दी चलो। क्या बात कर रहे हो मुखिया जी? चलो चलो चलो, इस स्थिति में तो मुझे मेरी पत्नी के साथ होना चाहिए। चलो 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 चलो। रामविलास दौड़ता हुआ मुखिया के साथ अपने घर आ पहुँचा। अरे जब तुम्हारी पत्नी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई ना, तो इत्तेफाक से मैं तुम्हारे घर पर ही उनसे बातें कर रहा था। मैं दौड़ते हुए गांव के सबसे कुशल दाई को बुला लाया। वही दाई कमरे में है। देखना रामविलास, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा पुत्र ही होगा। हाँ। तभी एक कमरे से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज रामविलास और मुखिया के कानों में टकराने लगी। देखा रामविलास, मैंने कहा था ना, तुम्हारा पुत्र ही जन्म लेगा। कुछ देर बाद दाई नवजात शिशु को गोद में लेकर बाहर निकल आई। दाई की आंखों में आंसू थे। ये देखकर मुखिया और रामविलास चौंक पड़े। क्या हुआ चाची, आपके आंखों में ये आंसू क्यों? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सके, केवल पुत्र को ही बचा सके। ये सुनकर रामविलास फूट फूट कर रोने लगा। शांत हो जाओ रामविलास, शांत हो जाओ। होने को कोई नहीं टाल सकता, अपने आप को संभालो। अब तुम एक पुत्र के पिता भी हो। अब तुम्हें अपने पुत्र की चिंता करनी है, उसकी परवरिश करनी है। अगर भाभी जीवित होती तो वो भी यही चाहती। शांत हो जाओ रामविलास, शांत हो जाओ। समय ऐसे ही बीतने लगा। देखते ही देखते रामविलास का पुत्र अशोक 2 वर्ष का हो गया। रामविलास अपना सारा समय अपने खेतों में बिताता। वो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था। उसके खेत में गांव के अधिकांश किसान काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन रामविलास अपने छोटे से बेटे अशोक को गोद में लिए बैठा था और उसे प्यार से खिला रहा था। तभी अचानक मुखिया उसके घर में आ पहुंचा। रामविलास, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। हाँ, कहिए ना मुखिया जी, क्या बात है? रामविलास, तुम इस गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हो। अपने काम पर भी ध्यान देते हो और इस छोटे से बच्चे को भी संभालते हो, लेकिन आखिर कब तक? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। रामविलास की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मुखिया जी, नहीं। मैं अपनी पत्नी सुनीता से बहुत प्रेम करता था। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे अशोक की परवरिश अकेले ही करूंगा। क्या पता उसकी दूसरी सौतेली माँ उसे मन से वैसा प्यार दे पाए या ना दे पाए। ऐसा मत सोचो रामविलास। देखो, मैं एक लड़की को जानता हूँ जो बेचारी बहुत गरीब घर की है और बहुत ही संस्कारशील भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विवाह के बाद वो तुम्हारे पुत्र को एक सगी माँ की तरह प्रेम देगी और उसकी परवरिश करेगी। कौन है वो? मेरे घर के सामने जो झोपड़पट्टी बनी हुई है, वहाँ राधा नाम की एक लड़की रहती है। उसके माता पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया। राधा सुंदर है देखने में और बहुत संस्कारी भी है। कहो तो बात चलाएं। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मुखिया जी कुछ भी कहिए आप, मैं सुनीता से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसके बिना किसी दूसरी की मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, सोचा भी नहीं कभी मैंने। अब देखो, भला कौन सोचता है इन सब बातों के बारे में, लेकिन समय के साथ हमें सोचना पड़ता है रामविलास। और ये तो तुमको भी पता है, अभी तुम्हारा बहुत जीवन पड़ा है और तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। और फिर तुम कब तक अशोक की ऐसे ही देखभाल कर पाओगे? तुम्हें काम धाम, घर परिवार सब भी तो देखना है ना। मेरी बात मानो, तुम राधा से विवाह कर लो। अशोक को एक माँ मिल जाएगी और तुम्हें इस घर को संभालने वाली एक स्त्री मिल जाएगी।
और तुम अपने काम पर भी आसानी से ध्यान दे सकोगे। रामविलास ने बहुत मना किया, लेकिन मुखिया की बातों के आगे हार मान गया। कुछ ही दिनों में राधा रामविलास की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। देखो राधा, ये पूरा घर तुम्हारा है, तुम मेरी पत्नी हो, तो इस घर की एक एक वस्तु पर तुम्हारा ही अधिकार है। मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे बेटे अशोक को कभी भी सौतेले का एहसास मत कराना, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। राधा की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अशोक को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, और अगर मेरी भी संतान हुई तो विश्वास कीजिए, मैं अपनी संतान से कहीं ज्यादा अशोक को प्रेम करूंगी। रामविलास मुस्कुरा उठा। समय यूं ही बीतता रहा। राधा एक सगी माँ की तरह अशोक की परवरिश करने लगी। कुछ वर्षों बाद राधा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र और एक पुत्री। वाह 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 हमारा परिवार अब पूरा हो गया। तुमने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। आज से पुत्र का नाम मैं रखता हूँ आदित्य और अपनी पुत्री का नाम रूप सुंदरी। राधा मुस्कुराने लगी। समय बीतता रहा। अशोक अब 13 वर्ष का हो चुका था और आदित्य और रूप सुंदरी 10-10 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन तीनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे, तभी मुखिया राधा के घर आ पहुंचा। अरे वाह 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 वाह, तुमने तो रामविलास का घर स्वर्ग बना दिया राधा। मुझे डर था कि पता नहीं तुम अशोक को सगी माँ की तरह प्रेम दे भी पाओगी या नहीं, लेकिन तुमने मेरा डर दूर करके मेरे मन को गदगद कर दिया। मैं अशोक को अपने आदित्य और रूप सुंदरी से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। अशोक इस घर का बड़ा बेटा है, इन दोनों का बड़ा भाई है। मुखिया मुस्कुराने लगा। वहीं दूर खड़ा रामविलास राधा की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। समय ऐसे ही बीतता गया। आदित्य और अशोक दोनों सगे भाइयों की तरह पूरे गांव में घूमते फिरते। गांव के सभी लोगों की जुबान पर आदित्य और अशोक की जोड़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी। एक दिन रामविलास अपने घर में बैठा अपनी पत्नी राधा से बातें कर रहा था। अरे रामविलास, क्या तुमने सुना? गंगा मौसी का 11 वर्ष का पुत्र जंगल की ओर चला गया था, जो अब तक वापस नहीं आया। हाँ, मुझे पता है मुखिया जी। क्या कहें, मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस है। मैं यही कामना करता हूँ कि वो सही सलामत हो। और क्या कहें अब। रामविलास, तुमने शायद गौर नहीं किया, हमारे गांव के पिछले कुछ वर्षों में 4 से 5 बच्चे गायब हो चुके हैं। हाँ। ये सुनकर रामविलास के कान खड़े हो गए। हाँ, बात तो सही कह रहे हो मुखिया जी। कामकाज की वजह से मेरा इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं गया। ये सुनकर मैं डर गई हूँ। आदित्य और अशोक जंगल में खेलते रहते हैं, उन्हें आप मना कर दीजिए कि वो अकेले कभी जंगल की ओर ना जाएं। राधा बिल्कुल सही कह रही है रामविलास। और अगर कभी तुम दोनों को जंगल घूमने की इच्छा उठे तो सुनो, मुझे कहना, मैं उन दोनों को घुमा के लाऊंगा। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मुखिया ये कहकर चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद रामविलास खेत की ओर गया। वहाँ उसने देखा कि आदित्य और अशोक खेल रहे थे। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से तुम जंगल की ओर बिल्कुल मत जाना। क्यों पिताजी? हम दोनों को तो जंगल में जाना बहुत अच्छा लगता है। अब तुम्हें पता नहीं है शायद बेटा कि गंगा मौसी का बेटा जंगल गया था, जो अब तक वापस नहीं आया। इसीलिए अगर तुम्हें कभी जंगल जाने की इच्छा हो तो मुझसे कहना ना, मैं मुखिया जी के साथ तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है? ये सुनकर अशोक और आदित्य खुश हो गए और फिर से खेलने लग गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन आदित्य, अशोक और रूप सुंदरी पतंग उड़ा रहे थे। ए रूप सुंदरी, देख तो सही, तेरी पतंग कहाँ गई? देख 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 देख। भैया, मेरी पतंग पकड़ के दो ना। ए आदित्य, चल ना आज जंगल चलते हैं, जंगल से फल तोड़कर खाएंगे, क्या कहता है? मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ। भैया, मेरा तो आज जाने का मन नहीं है, मुझे बुखार सा लग रहा है।
अरे मेरा तो आज बहुत ही जाने का मन था। तभी राधा उन तीनों के पास आ पहुंची। बेटा, अगर तेरा जंगल जाने का इतना ही मन है तो अपने मन को हल्का मत कर। आदित्य नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मैं मुखिया जी को बुलवाती हूँ। मुखिया जी ने कहा था कि जब कभी भी तुम्हारे दोनों बेटों का जंगल घूमने का मन करे तो उनके साथ भेज देना। अच्छा, अरे वाह माँ। कुछ ही देर में मुखिया वहाँ आ पहुँचा। मुखिया जी, आज अशोक का जंगल घूमने का मन कर रहा है और आदित्य की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं अशोक को जानता हूँ, कभी कभी इसका जंगली फल खाने को मन करता है। कोई बात नहीं। चलो अशोक, तुम मेरे साथ चलो चलो। ठीक है मुखिया जी, चलिए। मुखिया अशोक को जंगल की ओर लेकर चल दिया। काफी देर चलने के बाद मुखिया एक तालाब के किनारे आकर अशोक से बोला, हाँ, चलो यहाँ पे कुछ देर आराम कर लेते हैं, ठीक है अशोक? अशोक तालाब के सुंदर दृश्य निहारने लगा। तभी मुखिया ने अपनी जेब से बांसुरी निकाल ली। अरे मुखिया जी, बांसुरी? हाँ, मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ। हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात है। आपको आज तक कभी बांसुरी बजाते देखा नहीं मैंने। अशोक, मैं जंगल में ही आकर बांसुरी बजाता हूँ। गांव में इसलिए नहीं बजाता कि पता नहीं मेरी बांसुरी की धुन लोगों को पसंद आए या ना आए, फिर कोई मेरा मजाक उड़ाए, अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं जंगल में ही अपने शौक पूरा करता हूँ। वाह 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 मुखिया जी, आप तो बहुत उस्ताद निकले। वैसे मैं भी आपकी बांसुरी सुनने को बड़ा उत्सुक हूँ। बजाइए ना, कैसा बजाते हैं आप? मुखिया मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाने लगा। वाह 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 वाह, क्या बात है मुखिया जी, आप तो बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं। मजा आ गया। तभी घोड़ों की टाप की आवाज जंगल में गूंजने लगी। ये घोड़ों की टाप की आवाज, कहीं डाकू तो नहीं आ गए? अशोक, जल्दी उठो, उठो 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 उठो। अरे मुखिया जी, हो सकता है कि कोई सैनिक या राजा की सवारी हो। अरे नहीं नहीं नहीं, सैनिक या राजा की सवारी जंगलों में नहीं आया करती, जल्दी उठो। तभी दो घुड़सवार नकाबपोश वहाँ आ पहुँचे। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा है। झूठ बोलता है, तेरी शक्ल और इसकी शक्ल दूर दूर तक नहीं मिलती। सच सच बता, ये बच्चा किसका है? अब देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये बच्चा हमारे गांव का ही है, हमें जाने दीजिए। इसकी माँ ने मुझ पर भरोसा करके जंगल भेजा है। नहीं 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 नहीं, इससे पहले भी तेरे गांव के जितने बच्चे लापता हुए हैं, उनका अपहरण हमने ही किया है। जानता है क्यों? हम बच्चों को दूसरे राज्य में बेच देते हैं और फिर वो बच्चे जीवन भर बंधुआ मजदूर बन के रहते हैं और हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। इतना बोलकर डाकू ने मुखिया को जोर से धक्का दिया। मुखिया का सर पास के पेड़ में टकरा गया। अशोक को जबरदस्ती उठाकर घोड़े पर बैठाया गया। दोनों डाकू अशोक को लेकर जंगल की गहराइयों में गुम हो गए। मुखिया बेतहाशा दौड़ता हुआ गांव पहुंच गया। उसका चेहरा हांफता हुआ और भयभीत था। रामविलास, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग अशोक को उठा ले गए। क्या? अशोक? हे भगवान, तो क्या वही डाकू अब तक सारे बच्चों का अपहरण कर रहे थे? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? रामविलास जोर जोर से रोने लगा। उसकी रुलाई से सबका कलेजा कांप उठा। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने अपने बेटे को जंगल भेज दिया। न जाने किस हाल में होगा मेरा बच्चा। कहाँ होंगे वो डाकू? क्या करेंगे मेरे अशोक का? राधा की आंखों से आंसू छलक आए और उसका दर्द देखकर आदित्य और रूप सुंदरी भी रो पड़े। माँ, भैया को कुछ नहीं होगा ना? हम भैया को वापस ले आएंगे माँ, रो मत। दूसरी ओर डाकू अशोक को घोड़े पर ले जा रहे थे। तभी एक डाकू की पीठ में अचानक बिजली सा एक तीर घुस गया। डाकू घोड़े से गिरा और तड़पने लगा। कौन है? सामने आ।
झाड़ियों से एक सैनिक बाहर निकला। उसकी वर्दी चमक रही थी। मैं राजा विक्रम का सैनिक हूँ। बहुत दिन से महाराज को डाकुओं की सूचना मिल रही थी। इस बच्चे का चेहरा बता रहा है कि तू इसे अपहरण करके लाया है। सीधी तरह से इसको छोड़ दे, वरना तेरा हाल भी तेरे साथी के जैसा होगा। डाकू घबरा गया और अशोक को धक्का देकर बिजली की रफ्तार से भाग निकला। सैनिक घोड़े से उतरकर अशोक की ओर बढ़ा, लेकिन अशोक को देखकर चौंक गया। कौन हो तुम बच्चे? मेरा नाम अशोक है। मैं अपने गांव के मुखिया के साथ जंगल में आया था, तभी वो डाकू आ गया। हाँ, तुम्हारा चेहरा तो राजकुमार वीर से बहुत मिलता है। चलो, मैं तुम्हें राजमहल ले चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने माता पिता के पास। डरो नहीं, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। यहाँ डाकू छुपे हो सकते हैं। चलो। अशोक सैनिक की बात मान गया और दोनों घोड़े पर सवार होकर केशव नगर राज्य की ओर निकल पड़े। अशोक को दरबार में लाया गया। वहाँ राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे थे। अशोक को देखते ही राजा की आंखें नम हो गईं। कौन है ये? महाराज, ये अशोक है। डाकू इसे ले जा रहे थे। समय रहते मैंने इसे बचा लिया, पर जब मैंने इसका चेहरा देखा तो मुझे आपके पुत्र वीर की याद आई, मतलब राजकुमार की याद आई। देखिए, ये बिल्कुल राजकुमार वीर जैसा दिखता है, जिनकी कुछ दिनों पहले मृत्यु हो चुकी है। हाँ बेटा, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम बहुत छोटे हो, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरा पुत्र भी तुम्हारी तरह था, लेकिन वो अब नहीं रहा। मेरी पत्नी को इस बारे में बताया नहीं गया। वो अब भी यही समझती हैं कि उनका बेटा जीवित है। क्या तुम मेरे पुत्र की जगह ले सकते हो? अगर उसे सच पता चला तो वो मर जाएंगी। ऐसा है क्या? ठीक है, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मुझे अपने गांव जरूर पहुंचाएंगे। हाँ, तुम्हारा नाम अब अशोक नहीं, अब से तुम हो राजकुमार वीर। ये राज्य तुम्हारा है। मेरी पत्नी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके सगे पुत्र नहीं हो। कुछ समय बाद तुम यहाँ से चाहे तो जा सकते हो। राजा विक्रम अशोक की ओर बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। अशोक ने सिर झुकाकर स्वीकृति दे दी और एक मासूम बच्चा एक राजकुमार में बदल गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम अशोक को लेकर अपनी पत्नी रुक्मणी के कक्ष में पहुंचा। रुक्मणी अपने पुत्र को देखकर जैसे वर्षों की प्रतीक्षा से मुक्त हो गई। मेरे पुत्र, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे पिता कह रहे थे कि तुम्हें शिकार पर भेजा है सैनिकों के साथ, पर अब नहीं। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम शिकार पर भी नहीं जाओगे। रुक्मणी की आंखों में ममता की ऐसी चमक थी जिसे देखकर अशोक की आंखों में अनायास ही आंसू उमड़ पड़े। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। राजा विक्रम दूर खड़ा होकर ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। तभी वही सैनिक उसके पास आया। महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो इसी बात का डर था कि जब रानी को सच्चाई पता चलेगा तो क्या होगा, है ना? हाँ, ये आंसू डर के नहीं, भगवान की कृपा के हैं। ये खुशी के आंसू हैं सैनिक। उसने मेरी सहायता की है। उधर दूसरी ओर रामविलास अपने पुत्र के लापता हो जाने के गम में टूट चुका था। चारपाई से लग चुका था। आखिर कब तक आप उसे याद करते रहेंगे? आपकी और भी 2 संतान हैं, आदित्य और राधा। वो दोनों आपको इस हाल में देखकर बहुत दुखी होते हैं। क्या करूं राधा, चाहते हुए भी मेरी आंखों से अपने उस पुत्र की छवि हटती नहीं। क्या करूं? राधा ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही दिनों बाद रामविलास अपने पुत्र की याद में संसार को छोड़ गया। समय बीतता गया। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। अशोक अब राजकुमार वीर के रूप में जाना जाने लगा था, एक परिपक्व और साहसी युवक। पिताजी, मुझे इन दिनों अपने गांव की बहुत याद आती है, और आपने कहा था कि अब से सब कुछ मेरा है। मैंने अपना वचन निभाया। आपकी पत्नी को यह कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनका पुत्र नहीं हूं। सच कहूं
तो मैंने खुद उन्हें अपनी मां मान लिया है। हमें पता है और हम तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। अशोक, वास्तविकता में तो हमारी कोई संतान नहीं है और अब तुम ही हमारे पुत्र हो। मेरी पत्नी तो तुम्हें अपना सगा पुत्र मानती है, बस ये बात अलग है कि तुम हमें अपना मानो या ना मानो। राजपाट सब कुछ तुम्हारा है। राजा विक्रम कुछ पल रुके, फिर गंभीरता से अशोक की ओर देखा। इन 10 वर्षों में हम सब तुम्हारे प्रेम में ऐसे खो गए कि कभी तुम्हारी कहानी जानने की कोशिश ही नहीं की। अब बताओ अशोक, तुम्हारी असली कहानी क्या है? सैनिक ने हमें बस इतना बताया कि कोई डाकू तुम्हें उठाकर ले जा रहा था और वो सैनिक तुम्हें बचा कर ले आया। लेकिन अब हम पूरी बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बताओ। मेरी कहानी बहुत लंबी है पिताजी, क्या आप वाकई में सुनना चाहेंगे? हमारे पास वक्त ही वक्त है, और वैसे भी अब तो तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, तो अब हमारा सारा समय तो आपकी सेवा में हाजिर है महाराज। पिताजी, जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी मां स्वर्ग सिधार गई। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन अपने पिता से पूछा, ये दूसरी मां कौन है? पिताजी मुस्कुराए और बोले, ये तेरी दूसरी मां है, यानी सौतेली मां। उन्होंने बताया कि गांव के मुखिया जी के कहने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया था, केवल मेरे लिए, ताकि मुझे मां का प्यार मिले। मां के साथ साथ मुझे रूप सुंदरी और आदित्य जैसे भाई बहन भी मिल गए। एक दिन जंगल घूमने का बड़ा मन हुआ और मुखिया जी के कहने पर मुझे जंगल भेज दिया गया। मुखिया जी खुद लेकर आए। फिर अशोक ने वो पूरी घटना सुनाई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। सारी कहानी सुनने के बाद राजा विक्रम खामोश हो गया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक नया प्रश्न था। हाँ अशोक, तुम्हारी कहानी सुनने में तो बड़ी साधारण लगती है, लेकिन जब तुम इसे एक राजा की नजर से देखोगे तो अपने ही जीवन को राज्य की दृष्टि से, तो तुम्हें इसमें कई रहस्य भी दिखेंगे। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं गहराई से बात कर रहा हूं अशोक। एक राजा की तरह सोचो, पूरा राज्य तुम्हारा है, सारे गुप्तचर तुम्हारे हैं, तुम कोई साधारण युवक नहीं हो, फैसला तुम्हारे हाथों में है। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चला गया। अशोक वहीं खड़ा रह गया, सोच में डूबते हुए गहरी नींद में समा गया। कुछ देर बाद जब उसने नींद से आंखें खोली तो उसके भीतर जैसे कुछ फूट पड़ा। मन में कोई पुरानी दब चुकी स्मृति जाग गई थी। हाँ, पिताजी ठीक कहते हैं। मेरी कहानी दूर से साधारण लगती है, लेकिन इसके भीतर कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा है जो अब तक मैं देख नहीं पाया। अगली सुबह अशोक ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री जगन्नाथ को बुलाया। मंत्री जी, मैं अपने सबसे चतुर गुप्तचर से मिलना चाहता हूं, तुरंत बुलाओ उन्हें। जैसा आपका आदेश महाराज। कुछ ही देर में एक लंबा दुबला पतला आदमी नकाब में लिपटा हुआ अशोक के सामने खड़ा था। वही था गुपचुप, राज्य का सबसे कुशल गुप्तचर। गुपचुप, मुझे 2 दिन के भीतर हरियापुर गांव के जंगलों में छिपे डाकुओं का ठिकाना चाहिए, और यह काम केवल तुम कर सकते हो। महाराज, 2 दिन क्यों? मैं इसे 1 दिन में करके दिखाऊंगा। मेरा नाम गुपचुप है, चुपचाप जाकर चुपचाप सब ले आता हूं। अगले दिन गुपचुप वादे से भी पहले आ गया। उसने डाकुओं के पूरे ठिकाने का नक्शा अशोक को थमा दिया। जाओ और जितने भी डाकू मिलें उन्हें जिंदा पकड़कर महल ले आओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। उसने डाकुओं के पूरे ठिकाने का नक्शा अशोक को थमा दिया। कुछ ही घंटों में डाकुओं को पकड़कर महल लाया गया। अशोक अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ उन सबको गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े कांपते हुए डाकू पर गई। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। बाकी सब ले जाओ, केवल इस बूढ़े को यहाँ छोड़ दो। मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जाओ। अब हॉल में केवल अशोक और वो बूढ़ा डाकू बचे थे। माहौल एकदम शांत, भारी और गूंजदार था। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, आप इस राज्य के युवराज राजकुमार वीर हैं। हाँ, वो तो मैं हूं ही, लेकिन मैं एक और भी, मतलब इंसान भी हूं। मैं कुछ समझा नहीं युवराज।
मैं वही बच्चा हूं जिसे 10 साल पहले तुम जंगल से उठाकर ले गए थे। याद आया? नहीं, ये कैसे संभव है? नहीं 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 नहीं। अगर अब भी तेरे मुंह से एक भी झूठ निकला ना तो ये गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। सच सच बता, तुमने मेरे गांव से किसके भेद से बच्चों का अपहरण किया? जब तक कोई गांव का भेदी ना हो, कोई भी डाकू इस कार्य को नहीं कर सकता। बता। महाराज, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। करूंगा, क्योंकि तेरे पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सच बोल। डाकू अशोक के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, अशोक की आंखें फैल गईं, चेहरा अविश्वास से भर गया। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने कहा था कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा। देखिए, मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो किसी गुप्तचर को गांव भेज दीजिए। सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। अशोक का चेहरा सख्त था। उसके भीतर कोई भूचाल आ चुका था। ये सिर्फ अपहरण नहीं था, ये कोई बहुत गहरा खेल लग रहा था। उसकी आंखों में आग उतर आई। और मैं कैसे मान लूं कि जो तू कह रहा है सच है? वो सच का सबूत यही है कि रूप सुंदरी का विवाह उसी के पुत्र से होने वाला है जिसने तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। अशोक का मन जलने लगा। वो सीधे राजा विक्रम के पास पहुंचा। आप सही कह रहे थे पिताजी। जब मैंने एक राजा बनकर सोचना शुरू किया तो मुझे अपनी ही कहानी में रहस्य नजर आने लगे। जब तुमने मुझे अपनी कथा सुनाई थी बेटे, तभी मुझे कुछ शक हुआ था। ठीक है, अब जाओ और जाकर न्याय करो। जाओ। अशोक ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। वो सैनिकों को साथ लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा, जहां से बरसों पहले उसका अपहरण हुआ था। गांव में पहुंचा तो एक भव्य पंडाल सजा था। विवाह की तैयारियां जोरों पर थी। तभी उसकी नजर बूढ़े हो चुके मुखिया पर पड़ी। नमस्कार मुखिया जी, नमस्कार। अरे, आप तो केशव नगर के राजकुमार लगते हैं। आइए 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 आइए, स्वागत है। हाँ, हम राजकुमार हैं केशव नगर के, लेकिन हम और कुछ भी हैं। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अशोक हूँ, वही अशोक जिसे 10 वर्ष पहले डाकू उठा ले गए थे। कुछ याद आया? मुखिया के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो तुरंत दौड़ता हुआ रामविलास के घर पहुंचा। राधा, अरे राधा, 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 हमारे पास अशोक वापस आ गया है। चलो 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 चलो, देखो। राधा, आदित्य और रूप सुंदरी तीनों खुशी से बाहर दौड़े। मेरे बच्चे, मेरी आंखें तुझसे मिलने को तरस गई थी। काश तू पहले आ जाता तो तेरे पिता जीवित होते। हाँ, अब तुमसे क्या कहूं माँ। जी तो करता है कि एक राजा होकर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं, लेकिन तुम मेरी सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो हो, इसीलिए छोड़ रहा हूं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अशोक? अशोक ने आव देखा न ताव एक जोरदार लात मुखिया के सिर पर मारी। सैनिकों ने मुखिया को धर दबोचा। बोल सच्चाई, तू ही था जिसने मेरा अपहरण करवाया। तूने ही बांसुरी बजाकर डाकुओं को बुलाया। तू बांसुरी नहीं बजाता तो कोई नहीं आता, लेकिन जब तूने उस दिन जंगल में बांसुरी बजाई तो तेरी बांसुरी की आवाज से ही वो दोनों डाकू आ धमके। और ये बात मुझे अब समझ में आई। वो बांसुरी उन डाकुओं को अपनी ओर बुलाने का एक संदेश था, और ये सब कुछ तेरी और मेरी सौतेली माँ की साजिश थी। तुम दोनों ने ही मेरे पिता से छल किया, उनका विवाह करवाया, फिर मुझे हटवाया ताकि वो सदमे में मर जाए। बोल। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? तभी 2 सैनिक उसी बूढ़े डाकू को पकड़ कर लाए। देख इसे, जिसे सब लापता समझते थे। ये लापता नहीं हुआ था, बल्कि तेरे पिता जो कि एक डाकू थे, इसे साथ ले गए थे। गांव वालों, ये मुखिया और उसका पूरा वंश डाकू रहा है, और राधा मेरी सौतेली माँ इसकी साथी थी। मुखिया जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा।
मुझे माफ कर दो अशोक, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी तो हरगिज ना मिलेगी मुखिया। सैनिकों, इसे और इसके भाई को जेल में डाल दो और साथ ही साथ मुखिया के पुत्र को भी कारागार में डाल दो। अगर मैं समय पर नहीं आता तो रूप सुंदरी को पता भी नहीं लगता कि उसका विवाह एक डाकू के पुत्र से होने वाला है, क्योंकि स्वयं वो अपने पिता मुखिया से मिला हुआ है और इनका पूरा वंश ही डाकू का रहा है। कल सुबह इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ले चलो। तुरंत मुखिया और मुखिया का पुत्र, जिसका रूप सुंदरी के साथ विवाह होने वाला था, उसे पकड़ लिया। मुखिया का डाकू भाई पहले से ही गिरफ्त में था। सैनिक तीनों को घसीटते हुए वहां से ले गए। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, तुम्हारी सजा यही है कि तुम सारा जीवन अकेले रहो। मैं अब भी तुम्हें माँ मानता हूँ, सौतेली ही सही, हाँ, लेकिन माँ तो हो, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। भैया, इसमें हमारा क्या दोष? भैया विश्वास करो, ये सब कुछ हमें नहीं पता था कि हमारी माँ अंदर से ऐसी होंगी। तुम दोनों से मैं मिलने आता रहूंगा, निश्चिंत रहो। इतना कहकर अशोक वापस मुड़ गया, लेकिन उसके कदमों के साथ गांव में न्याय की आवाज गूंज रही थी।